स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 हाशियेकरण की समझ। क्या होता है हाशियाकरण, इसमें हम देखेंगे और इसके सिद्धांत क्या हैं और इससे क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या इससे परेशानी होती है, क्या क्या इसके नतीजे होते हैं, वह सब हम देखेंगे। इससे पहले हमने 6 अध्याय देख लिए हैं राजनीति विज्ञान के। अगर आप नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाशिए का मतलब होता क्या है। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। आप कॉपियाँ जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर जो खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता है उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। आपने देखी होंगी कि जैसे आपके प्रैक्टिकल की कॉपियाँ होती हैं या फिर विज्ञान की कॉपी आप बनाते हैं, उसमें एक तरफ खाली पन्ना होता है, मतलब खाली जगह होती है, और दूसरी तरफ लाइनिंग वाली जगह होती है। तो उस जो खाली जगह वाला पन्ना होता है उस पर आप लिखते नहीं हैं, उस पन्ने को क्या कहा जाता है, हाशिया। कुछ ऐसा ही समाज में होता है। हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाए, मतलब कि उसे किनारा कर दिया जाए, उसको उपयोग में ना लिया जाए, या फिर उससे कुछ समाज में उससे किनारा कर दिया जाए। जैसा कि हम पन्ने के साथ करते हैं, उस पन्ने पे काम नहीं करते हैं। ऐसे में व्यक्ति चीज़ों का केंद्र में नहीं रहता। हम जिस व्यक्ति को हाशियाकरण कर रहे हैं, मतलब उसको एक किनारे या ढकेल रहे हैं, वह केंद्र में नहीं रहता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा में ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग है, अगर आपको बोलने के ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं जानते जो ज़्यादातर खेलना पसंद करते हैं, अगर आपका पहनावा अलग है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संग साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करेंगे कि आप औरों से अलग है, गोया आपकी कही बात, आपको एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। इसमें हमने देखा हाशियकरण का मतलब। हाशियकरण का मतलब यह है ऐसा कोई व्यक्ति या कोई भी सामाजिक प्राणी जिसको किनारे कर दिया जाता है, जिससे अलग थलग लोग बाग रहते हैं। जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा, जैसे सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं और आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, तो आप एक किनारे पर खड़े रहकर देखेंगे, या फिर आप एक बातचीत करने में इतना गपशप नहीं करते हैं आप क्लास में, और बच्चे करते हैं, तो आपको किनारे कर दिया जाता है। आपका पहनावा अलग है, आपकी बोली अलग है दूसरी क्लास वाले छात्रों से, तो आपसे कोई बात नहीं करता, आपको एक अलग थलग कर दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, हाशियकरण। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता हो। उनके हाशियकरण की वजह हो सकती है उनकी अलग भाषा, अलग रीति रिवाज और बहुसंख्यक समुदायों के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के। वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने लगते हैं। खुद को और कैसा महसूस करते हैं, खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, मतलब कि अलग थलग महसूस करते हैं। कई बार हाशियाइयों समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी दिखाते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों के संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली जो सब तबके होते हैं, मनुष्य होते हैं, के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास ज़मीन, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है हाशियकरण किसी भी एक दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरों में समाज के कुछ तबके
को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि समाज में भी ऐसे कई सारे समुदाय और कई सारे लोग होते हैं जो इस काम को या फिर इसको हाशिएकरण को महसूस करते हैं। उसकी अलग अलग वजह हो सकती है, भाषा, रीति रिवाज या फिर बहुसंख्यक समझ आए। बहुसंख्यक का मतलब है किसी दूसरे धर्म के मुकाबले उनकी संख्या कम होती है तो उनको अलग थलग कर दिया जाता है, या फिर गरीबी के कारण कोई बहुत गरीब है तो उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। जिसका वर्चस्व कम है उसको अलग थलग कर दिया जाएगा। उससे उनको क्या लगता है, वह आर्थिक कमजोर और सामाजिक कमजोर अपने आप को महसूस करने लगते हैं। इस अध्याय में आप ऐसे दो समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। तो चलिए देखते हैं, आदिवासी और हाशिएकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार रहता है, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि वे अपने आप को हाशिएकरण या फिर अलग थलग कैसे महसूस करता है। सोमा और हेलन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में और कुछ जानते हैं? सही कहा तुमने, आदिवासियों को दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोग को इस बात का पता नहीं है। जब तुम्हारी उम्र में था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम अपनी धरती, जंगलों और नदियों को बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि यह जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारे जंगलों को साफ कर डाला। अगर हम जंगलों के बीच बचाते तो हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था और वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था, ना ही अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हम में से बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार छोड़ना पड़ा। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय पर चल मिल जाते थे, हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वह उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच देंगे तो हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वालों ने बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठा भी लगा दिया। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठा का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची। ये आप देख रहे हैं अफसर को, जो फाइल आदिवासी भूमि अधिग्रहण मतलब उनकी ज़मीन को अधिग्रहण मतलब लेने की फाइल है। तब उन्होंने हमारे सामने मारपीट करना शुरू किया। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदारों से हमें थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। हम सब किराए पर एक कमरे में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल को बहुत याद आती है। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वह बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए थे। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में हमें बात करना नहीं आता था। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले देख सकता। दिखा सकता, बच्चा बोल रहा है। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकते हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी, बच्ची बोल रही है। आपने अभी पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा।
दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी हो सकती है या मिलती जुलती हो सकती है। इस समुदाय के हास्यीकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग होते हैं देखते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई के नाम आपने सुने होंगे। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में 60 से अधिक अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासी कौन होते हैं हमने इस पैराग्राफ में देखा। आदिवासी का शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऊंच नीच नहीं करते, जो अपने आप में मस्त रहते हैं, अपनी जीवन शैली को खुद जीते हैं और इनके इलाकों में ज़्यादातर महत्वपूर्ण खाने हैं जो हमने नाम पढ़े थे। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। भारत में 500 से अधिक आदिवासी जनजातियां हैं और उड़ीसा अकेले में 60 से ज़्यादा हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। यह विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इसका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासियों अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई धर्मों व शाक्त वैष्णव धर्म आदि भक्ति आदि पंथों से प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्म के आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी का उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर से प्रभावित किया है। इसमें सांतली बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पे भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि आदिवासियों के जो जनजातीय धर्म होते हैं वे बिल्कुल अलग होते हैं। वे धर्म जैसे कि इस्लाम, हिंदू, ईसाई से अलग हैं। वे अपने पुरखों, जमीन और जो उनकी प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनकी उपासना ज़्यादा करते हैं। लेकिन वह आसपास के जो ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म से प्रभावित होते रहे हैं। उसी का उदाहरण है उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं। आदिवासियों की अलग भाषाएं रहती हैं। वे उतनी ही पुरानी जितनी की संस्कृत है। संथाली बोलने वाले जो आदिवासी हैं वे सबसे ज़्यादा हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों व फिल्मों में उन्हें सादा रूप से पेश किया जाता है। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए हमेशा नाचते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग
पहले ही मान लेते हैं कि बदलाव या नए विचार से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर भेदभाव होने लगता है। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं किताबों में और हमने जो तस्वीरें जो फिल्मों में देखी है उन्हीं के अनुसार हम आदिवासियों की छवियां बना लेते हैं और हम मान लेते हैं कि वे कितने पिछड़े हुए हैं और कितने अव्यवस्था से रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनका जनजीवन और उनके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पुस्तकों में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे की जैसी कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं के मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों में मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों में से बहुत सारी नदियाँ लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासत रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासी पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासी की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वह एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आर्थिक बदलावों, वन नीतियों, राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों के बागान, निर्माण स्थल, उद्योग, घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनको वन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है, न ही उनकी सीधी पहुंच है। इसमें हमने आदिवासी विकास के बारे में पढ़ा। आदिवासी सब कुछ जानते थे, उनके इलाके में कौन कौन से अयस्क रहे हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी के अयस्क, कोयले, हीरे आदि इमारती लकड़ियाँ, साथ ही जंगलों में रहने वाले जानवर जैसे कि हाथी। लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़े, उससे क्या हुआ, उनसे वे संसाधन छूटते गए और वह हाशियाईकरण के शिकार होते गए और शक्तिहीन हो गए। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे मॉरिशस, कैरेबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही पैरों पर खड़ा हो पाया था। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातनाओं, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिए गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालत को बानगी पेश करता है, मतलब कि बताता है। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो, इधर लाओ। साहब कहता है तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। इस कहानी से हम देख सकते हैं कि वे कितना कष्टकारी जीवन भोगते होंगे। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है।
ये डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान व शोधक संयंत्र लगाना चाहती थी, रिफाइनरी जो होती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चला रहा है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा रहा है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खान और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वालों में से 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वोच्च रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो भी विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाली टकरावों से बंधी है। इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क, 372 वन्यजीव अभयारण्य, इसके अलावा उनका कुल क्षेत्रफल 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 कीटनाशकों के तौर पर, 425 गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, 550 प्रजातियों रेशों के लिए, और इनमें से 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा खत्म हो जाती है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन में के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों को छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारत का निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में 45%, शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह की अभावों के शिकार होते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत था। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए हम होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक व हिंसक होती रही हैं। अल्पसंख्यक और हास्यकरण। इकाई 1 में हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्या मुहैया करानी चाहिए, क्यों मुहैया कराई जा रही हैं, ये बताना है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी
आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या से के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न तो केवल सत्ता संसाधन तक पहुंच जैसे मुद्दे जड़े हुए हैं, बल्कि इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक कायम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकता है और संभव भी है कि छोटे समुदाय हाशिए और खिसकते चले जाएंगे। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षम के बारे में सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा का यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधताओं की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा है, कानून को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। मुसलमान और हाशियाकरण। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या 13.4% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता लगता है कि मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता, सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुसलमान समुदायों की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई सारणी को देखते हैं। कच्चे घर 63.6% मुसलमानों के हैं और हिंदुओं के 55.2। बिजली 30% मुसलमानों के घर में बिजली है और 43% मुसलमान हिंदुओं के घर में बिजली है। पाइप का पानी 19.4% मुसलमानों के पानी का प्रयोग करते हैं। पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं, इसी हिंदू करते हैं 25.3। विभिन्न धर्मों में साक्षरता दी गई है। हिंदू 65, मुस्लिम 59, इसी प्रकार ईसाई 80%, सिख 70, बौद्ध 73, जैन 94%। सरकारी नौकरियां मुसलमानों को प्रतिशत देख रहे हैं आप। ये आंकड़े क्या बताते हैं? इन बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों को पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार कर अध्ययन किया गया और समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुसलमान बच्चे अन्य सामाजिक आर्थिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक स्कूल जा पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों को भी कई रीति रिवाज व व्यवहार व मुख्य धाराओं के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमान को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोग जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच के कारण साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए के मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों की इस सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में इन इलाकों की से पहले से रहते हैं
वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उन्हें घोटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। मैं एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान कुछ गड़बड़ हुई, जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में इफ्तार के लिए दावत में गए थे। उन्हें परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी। मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि अपने कपड़े बदलकर जीन्स टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है, मुझे हैरत है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे ये बात अजीब क्यों लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान का पता चल जाता है? क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुस्लिमों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच में गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे हमने अपनी आदिवासी की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में आपने भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता लगता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, संसाधनों और सुरक्षाओं की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और उन अधिकारों को सरकार साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम अभी भी बराबर जिम्मेदार बनती हैं। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देता है, न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिविधता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है, इसे देखते हैं। इस अध्याय में हमने देखा और समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए बात की और समझने का प्रयास किया। इन समुदायों के हाशियाई पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इनको अलग अलग तरह की महसूस करता है। हमने देखा कि हाशियाईकरण के संबंध में अभाव, पूर्वाग्रहण, शक्तिहीनता का एहसास जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह के एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाईकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा, अन्य संसाधनों तक पहुंचने में बराबरी नहीं मिलती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदल जा सकता है और बदलता है। कोई हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता है। अगर हम हाशियाईकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों और विकास व अन्य अवसरों का बराबर हिस्सा चाहता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विभिन्न समुदायों ने इस हाशियाईकरण का सामना किस तरह किया। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हाशियाईकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। हाशियाईकरण यानी किसी व्यक्ति को किनारे पर या फिर हाशिए पर ढकल दिया जाता है। किसी व्यक्ति या समूह को किसी कारण से केंद्र से अलग कर देना हाशियाईकरण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहते हैं। किताब का वो शुरू का पन्ना जिस पर लिखा नहीं जाता है वह हाशिया कहलाता है। दूसरा है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। बढ़ती आधुनिकता के कारण वन भूमि को लकड़ी या अन्य आवश्यकताओं के लिए साफ किया जा रहा है। क्योंकि आदिवासी वन भूमि में रहते हैं, वे दूर दराज के वनों में खिसकते जा रहे हैं, जिससे वे और हाशिए पर जा रहे हैं। पूर्व समय से ही उनकी जमीनों पर सैन्य बलों का भरमार रही है। इससे उनकी ज़मीन पर असर पड़ता है और पर्याप्त सुरक्षा न होने के कारण वे ज़मीन छोड़कर दूसरी ज़मीनों की तरफ बढ़ते जाते हैं, जिससे वे हाशिए पर बढ़ते जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका कारण बताइए। बहुसंख्यक समुदाय वाले लोग अल्पसंख्यक वाले लोगों पर अपना वर्चस्व बनाते हैं।
बहुसंख्यक समुदाय के लोग बहुमत से अपनी मांगे सरकार से पूरी करवा सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को इसका दुष्परिणाम मिल सकता है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदायों के लोग के लिए संवैधानिक सुरक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न 4 है, अल्पसंख्यक और हाशिएकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए और अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं ये बताइए। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो छोटी संख्या है, जो कि संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो। प्रश्न 5 है, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान का समर्थन देना है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर आप तर्क पेश करें। समिति ने भारत में मुसलमानी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। इस रिपोर्ट से ये सामने आया कि मुसलमानी समुदायों के आंकड़े हाशियाई, अनुसूचित जाति के मिलते जुलते हैं। मुसलमानी समुदाय के लोग अन्य समुदायों के लोगों की अपेक्षा काफ़ी कम साक्षर होते हैं। इन्हीं कारण से मुसलमान हाशियाई समुदाय में गिना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते रहते होंगे। उनकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बताएंगे? उनकी 3 बातें लिखनी हैं। आदिवासी समुदाय बाकी लोगों के काफ़ी अलग होते हैं। उनमें उच्च नीच का भाव नहीं होता है। आदिवासी समुदायों के लोगों में आम समुदायों के मुकाबले काफ़ी एकता होती है। वे प्रकृति की हर चीज़ की उपासना करते हैं और बिना साक्षरता के प्रकृति की वस्तुओं को उपयोग करना व इलाज के लिए जानते हैं। प्रश्न 7 है, चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं? या आप आपके अनुसार कर सकते हैं। आपको वो चित्रपटापट को देखकर आपको एक कहानी बनानी है और आपको लिखनी है। क्या आप इस बात को सहमत हैं कि आर्थिक हाशिएकरण और सामाजिक हाशिएकरण आपस में जुड़े हैं? क्यों? हाशिएकरण किसी भी दायरे में महसूस नहीं होता है। ये आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों दायरों में समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने पर विवश कर देते हैं। कुछ तबके मतलब कुछ एक पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर ग्रुप, समुदाय। कुछ लोग अपने गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमज़ोर माने जाते हैं। इस वजह से शेष लोगों की नज़र में वे कमज़ोर माने जाते हैं। कई बार हाशियाई समुदाय के लोगों को अपनी दुश्मनी और डर का अभाव देखते हैं। फैसले और अलग थलग किए जाने का एहसास उन संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोकता है। इससे यह साबित होता है कि यही वे गरीब हैं, यानी कि आर्थिक हाशिएकरण में हैं, तो उनका सामाजिक हाशिएकरण भी होने लगता है। इसलिए आर्थिक हाशिएकरण और सामाजिक हाशिएकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आशा करता हूँ आप चैप्टर आसानी से पूरा कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।